शुभकामनाएं देना चाहती हूँ डॉक्टर रुबीना अख्तर रिजवी जी को और डॉक्टर अख्तर रिजवी जी को कि आज वो दोनों जन साथ में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जिस तरह एक कपल करके तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूट को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी तो फैमिली जैसे है, फ्रेंड है रुबीना जी, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज उनके एक फैमिली फंक्शन में मुझे यहाँ पे बुलाया गया और सभी बहुत खुश है, क्योंकि जिस तरह से रुबीना जी का काम करने का और जो इंथुसियाज्म उनमें है, मैंने तो उनको लास्ट टाइम ही कहा था कि अगर कोई मर्दानी की प्रतिमा रखती है तो मेरे लिए रुबीना जी रखती है, क्योंकि जिस तरह से प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके, क्योंकि महिला जो होती है वो महिला घर को भी बनाती है और साथ में उसका अपने एक विश्व हो सकता है उसको भी बनाने का काम करती है। और उसमें चाहे उसका पिता हो, चाहे उसके पति हो, चाहे उसका बेटा हो, जो उसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो मैं जस्ट अभी डॉक्टर साहब से वही कह के आई कि जिस तरह से आपने रुबीना को एजुकेशन करने के लिए, एजुटेशन करने के लिए और आगे जाके लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जो मौका दिया है पढ़ाने का, मैं उसको बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं रुबीना को शुभकामनाएं दूंगी, तुम जियो हज़ारों साल के दिन हो 50,000 मेरे। मैं तो इतना ही चाहूँगी कि ऐसे कहा जाता है कि मर्द की कमाई और औरत की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरी दोस्त 100 साल से भी ज़्यादा अच्छे से जिए, हेल्दी जिए, जितने उसने पढ़ाई किया है उसका उपयोग समाज को आगे बढ़ाने में हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक आदर्श बने। निकाय चुनाव को देखते हुए मुंबई कांग्रेस क्या किसी के साथ गठबंधन में जाएगी ऐसी अफवाह? नहीं, हम तो अभी देखिए अपना काम कर रहे हैं, आपको पता है हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। और मुंबई करके आवाज़ बन के अगर कोई आ रहा है तो आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी बन के आ रही है। चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हो जो हम महायुति मस्त और मुंबई कर त्रस्त के नाम पे हर हफ्ते में एक भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके आते हैं। पिछले दिनों हमने देवनार का मुद्दा लाया, हमने उससे पहले जो है वो जुहू का मुद्दा लाया, धारावी का मुद्दा भी हम लगातार लेके आ रहे हैं। और साथ साथ में हर हफ्ते हम अस्पताल में भी विजिट करते हैं मुंबई महानगर पालिका के, और वहाँ की जो बदहाली है उन लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। क्योंकि हमारा ये सोच है कि मुंबई कर का जो क्या कहते हैं पसीने का पैसा, मुंबई कर के कष्ट का पैसा जो है वो टैक्स के स्वरूप में जा रहा है, और दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार में वो पैसा किसी के घर में जा रहा है, किसी के पार्टी फंड में जा रहा है, जो सही नहीं है। मुंबई कर का पैसा मुंबई कर के लिए खर्चा होना चाहिए, मुंबई की सुविधा के लिए खर्चा होना चाहिए। जैसे मैं कहना चाहती हूँ, ना यहाँ पे सड़क अच्छी है, ना यहाँ पे फुटपाथ अच्छा है, ना यहाँ पे ब्रिजेस अच्छे बनते, ना यहाँ पे पानी का व्यवस्थापन है, ना यहाँ अस्पताल का व्यवस्थापन है, ना शिक्षा का व्यवस्थापन है। तो जिस तरह से मुंबई की ज़मीनें को बेच के मुंबई को बेचने का काम चल रहा है, उसके खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। तो मुंबई कांग्रेस अपना काम कर रही है। जन सुरक्षा कानून को लेकर जिस तरह विपक्ष एकदम नरम है, क्या कहेंगे कि सिग्नेचर हो गई और कानून लागू होने वाला है? नहीं, बिल्कुल विपक्ष नरम नहीं है। हमने अपनी भूमिका पहले भी रखी है। मैंने परसों जो भायखला में हमारी मीटिंग हुई थी लोकशाही अन्ना भाऊ साठे हॉल में, उसमें भी मैंने भूमिका स्पष्ट की थी कि ये जो कानून है, क्योंकि ऑलरेडी नक्सलवाद के खिलाफ, आतंकवादी के खिलाफ ऑलरेडी जो कानून है उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। तो ये नया कानून आया कहाँ से, ये नया शब्द अर्बन नक्सलाइट आया कहाँ से? तो ये किसानों के आंदोलन से भाजपा के एक नेता ने शुरू किया हुआ शब्द है, जिसको बार बार लगातार जन सुरक्षा विधेयक के माध्यम से लाया गया है। और जो आज जैसे आप जैसे पत्रकार है, जो यूट्यूब के चैनल के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो ये अदानी के खिलाफ लड़ते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, तो कल ऐसी भी बातें आएगी कि आपने ये क्यों किया, और किसी को भी जेल में डालने के लिए, आवाज़ लोगों की दबाने के लिए, इस देश के संविधान में दिया हुआ हमारा मूलभूत अधिकार को दबाने के लिए ये जन सुरक्षा विधेयक लाया है। तो हम तो इसके लिए बिल्कुल कहते हैं कि विधेयक लागू नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आज लोग SRA के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, BMC के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अगर स्वच्छता का भी टेंडर जो है वो किसी दोस्त को ये मिलने वाला होगा, मुख्यमंत्री के किसी MLA को, तो वो सही नहीं है। तो इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो इसके लिए जन सुरक्षा विधेयक अगर लागू हो जाएगा तो ये सही नहीं है। भाषा का जो विवाद इस वक्त पूरे मुंबई में चल रहा है, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मैंने तो कांग्रेस का स्टैंड पहले ही क्लियर किया। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है, देश के संविधान को मानने वाली, सब भाषाओं की जो है सम्मान करने वाली कांग्रेस पार्टी है। और मैं कह रही हूँ कि मेरे बचपन से भी अगर आप देखोगे, या आपके बचपन से भी आप देखोगे, तो महाराष्ट्र में तो मराठी सिखाई जाती है बचपन से, क्योंकि मातृभाषा है, बच्चों को मातृभाषा में अच्छे से सिखाई। लेकिन 5वीं से हिंदी भी सिखाई जाती है, इंग्लिश भी सिखाई जाती थी, हमारे कार्यकाल में जाती थी कि नहीं जाती थी? तो विवाद कहाँ से पैदा हुआ है? आप तो जो है इंग्लिश पहले से शुरू कर दी है लोगों ने, तो ये विवाद कहाँ से है कि बच्चों को दोनों भाषाएं समझ में आ रही है? तो ये JR कहाँ से निकला था? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकला था। अभी मुझे ऐसा लगता है ये चर्चा इसलिए चलती है कि जो चर्चाएं हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई MLA जो है वो मारने का काम करता है किसी को, कोई MLA जो है वो क्रिश्ती समाज पे बात करने का काम होता है, कोई MLA जो है वो बैठ के मंत्री जो है सिगरेट पीने का बैठ के वो बैग लेके बैठने का चीज़ से हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है?
और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से इनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। किसी एक मंत्री का तो काम जैसे ठेकेदारी की तरह हो गया है कि वो इसकी बात करता है, भाषा की बात करता है, धर्म के ऊपर बात करता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि संविधान की शपथ लेके उस कुर्सी पे बैठा है। उस संविधान की गरिमा ये कहती है कि सबको समान अधिकार, सबको स्वातंत्र, सबको न्याय और सबके लिए बंधुत्व का इस देश के संविधान है। तो ये जो चला है ना सब मुद्दे, वो इसीलिए चलाए जाते हैं कि मुंबई महानगर पालिका का भ्रष्टाचार पे इनको बात ही नहीं करनी है। इतने सारे सड़क के टेंडर दिए हैं, क्या हो रहा है? जमीनें दी है जिसके ऊपर उसको पैसा भी दिया उस आदमी को, जिस आदमी को जमीन दी जिसने 0% काम किया है। मुंबई में अदानी को इतनी सारी जमीनें दी जाती है। मेरा सवाल है सरकार से बात करें, किसी युवाओं को आपने दिया है नौकरी के लिए जमीन फ्री? किसी युवा का आपने कर्जा माफ़ किया है? किसी किसान का आपने कर्जा माफ़ किया है? तो इतने बड़े व्यापारियों का कर्जा आप क्यों माफ़ करें? उनके लिए TDR, उनके लिए FSI क्यों बना रहे? तो ये सोचने की बात है। हमने देखा कि क्रॉफर्ड मार्केट के सामने वाले मच्छी मार्केट पे भी अभी नज़र पड़ गई, उसको भी 350 करोड़ में किसी मुख्यमंत्री के नज़दीक वाले MLA के किसी को दे दिया दोस्त को। तो ऐसा अगर पार्टियाँ चलती रहेगी तो मुझे बताइए मुंबई का आद्य नागरिक जो है वो कोड़ी है। आज मैं जाके आई यहाँ से पहले बांद्रा ईस्ट में, तो वहाँ पे भी वही है SRA की प्रॉब्लम। तो हम जब मोर्चे निकालते हैं, हम जो आवाज़ करें वो जाने चाहिए। दुर्भाग्यवश इस कोई टॉपिक के ऊपर बात नहीं होती है, कोई भ्रष्टाचार के मुंबई की बात नहीं होती है। आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बच्चों को अच्छा पढ़ने की जगह नहीं मिल रही है, लोगों को बेंचेस नहीं मिल रहे, उसके ऊपर भी तो कभी बात होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ये सब टॉपिक है। अस्पताल में लोगों को ICU के लिए फ़ोन करो, अस्पताल में ICU में जगह नहीं है, कैथ लैब नहीं है, 3-3, 4-4 दिन लोगों की जो है वो MRI नहीं होती है, प्राइवेट MRI सब कर दिए। तो आदमी लोग जिंदा कैसे रहे? तो मुंबई कर के सवाल पे बात करिए, महाराष्ट्र की जनता के सवाल पे बात कीजिए। वो बातें नहीं हो रही, या अलग विषयों के ऊपर चर्चा चल रही है। बर्थडे पार्टीज हम लोग बहुत सारे लोगों की, कार्यकर्ताओं की वगैरह सबके करते हैं, लेकिन इनके लिए आना एक ऑनर है। क्योंकि अगर समाज सेवा जो करना जानता है, जो समाज सेवा जो करना जानता है, उसके साथ हम पॉलिटिशियंस, मैं आज मुंबई प्रेसिडेंट हूँ NCP ग्रुप अजित पवार जी की, मुंबई अध्यक्षा हूँ चित्रपट कला साहित्य संस्कृति की। तो मैं इनका लगाव देखती हूँ कि आर्ट के बारे में इनका लगाव बहुत अच्छा है। सभी स्टूडेंट्स को भी एक इनकरेजमेंट मिलती है और हमें ये फ़क्र होता है कि कोई ना कोई समाज सेवा करने के लिए, आर्टिस्टों के लिए खड़ा है। इसलिए मुझे बहुत ऑनर होता है जब इनका बर्थडे आता है तो बिना भूले मुझे बुलाती है। और आई ऑलवेज़, अभी जब से मेरी दोस्ती हुई है तब से हम लोग आ ही रहे, मिल ही रहे। मैडम, कलाकार जो होता है अंदर छुपा होता है। आप स्टेज पर गए, वैसा ही आपने माइक थामा और अपनी जो कला थी उन्होंने प्रदर्शन किया, इसके बारे में देखिए, कलाकार का एक ऑनर ये होता है कि उसको तालियों से नवाजना। हम लोग पैसे के भूखे नहीं होते, हम लोग दिल से बहुत बड़े होते हैं। हमें दिल से अपना लो, हम आपके हो जाएंगे। इतना मीडिया आप भी ये कर रहे हो, वो भी एक हुनर ही होता है कि हम लोग 10 रुपये की बात करते हैं, लेकिन आप 100 रुपया बना के चढ़ा के जो बनाते हो वही आर्ट कहा जाता है। इसलिए सबके लिए खास कहूँगी कि इस दुनिया में सही दोस्त बहुत कम मिलेंगे, इस दुनिया में सही दोस्त बहुत कम मिलेंगे, इस दुनिया में बेशुमार गम ही गम मिलेंगे। जब दुनिया नज़र फेर लेगी तुमसे दोस्त, जब दुनिया नज़र फेर लेगी तुमसे दोस्त, उस मोड़ पर हम तुम्हें ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। देखिए, रुबीना जी का जिस हिसाब से काम है, जिस हिसाब से वो सोशल कॉज करते हैं, जिस हिसाब से एजुकेशन को एक अलग लेवल पर लेके जा रहे हैं, तो आज उनका जन्मदिन है और एक बहुत खुशी का माहौल है। क्योंकि हमारे लिए वो हमारी बहन भी है, हमारे लिए हमारी दोस्त भी है और फैमिली भी है। तो आज स्पेशली मैं उनको आया हूँ जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और ऐसे ही वो लोगों के बीच में लोगों की मदद करते रहे और एजुकेशन के लिए जो गरीब बच्चों की मदद करते हैं, जो अपाहिज लोगों के लिए जो करते हैं, तो इसी तरह वो लोग। मजीद पारिक है और मैं मुंबई का सिटी चेयरमैन हूँ वर्ल्ड मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन का और एक्स वाइस चेयरमैन हूँ दरगाह कमेटी अजमेर शरीफ ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से जी। और आज जो है वो रुबीना आपा का जन्मदिन है और हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत दुआएं हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इसी तरह जो है वो आगे बढ़ते जाएं और जो है वो तंदुरुस्ती हयात ही अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, किसी का मोहताज नहीं करे। और यूँ हमारी दुआएं हैं कि ये जो काम करती हैं जो सोशल वर्क है इनका और इनकी। कैसा है, पिछले कई सालों से मैं रिजवी कॉलेज आता हूँ, रिजवी साहब के जन्मदिन पे भी आता हूँ और रुबीना रिजवी के भी आता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कम पता है कि रुबीना रिजवी वो मेरी फर्स्ट कज़िन भी है, हम लोग रिश्ते में भी लगते हैं और एक पारिवारिक संबंध है। सुख दुख के अंदर हर एक की शामिल होना यही हम सब की जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ने आज उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचे और एक खुशी का पल था
और खुशी के पल में आज मैं उनके साथ शामिल हुआ, मेरे परिवार के साथ शामिल हुआ, मेरी बच्ची भी साथ में थी और हम साथ में उनको दुआएं दी। मैंने अक्सर देखा, मैं मुंबई शहर के अंदर मैं स्टूडेंट विंग से भारतीय विद्यार्थी सेना का कार्य करता हूँ। हम कॉलेजों के अंदर कभी भी देखते हैं आंदोलन के माध्यम से जाते हैं, कुछ चिट्ठियाँ देते हैं, लेकिन एक वाहिद एक ऐसा कॉलेज है जो एक बहुत बड़ा अल्पसंख्यक का मुसलमानों का एक इदारा, जो किसी ट्रस्ट से नहीं बना, खुद के पैसों से बना हुआ कॉलेज, और एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। और हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ से पढ़ के कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, अलग अलग फील्ड के अंदर पढ़ लिख के लोग जा रहे हैं। और रिजवी कॉलेज के बच्चे दुनिया में अलग अलग जगह पे आप जब देखेंगे तो मुंबई के अंदर भी रिजवी कॉलेज है, यूपी में भी कॉलेज है, ऐसे कई कॉलेज इन्होंने बनाए। और एक मकसद ये रहा कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें जो है पढ़ी लिखी बने। ये अपने आप में एक बड़ी, तो और इनसे सीखने मिलता कि हम जैसे जो लोग हैं आने वाले भविष्य में जब उस मुकाम पे पहुंचेंगे तो हज़ारों लाखों जो मुसलमान लीडर है, मंत्री है, तो ऐसे एक बुनियाद रखे जाएंगे। तो कोई रहे ना रहे, लेकिन रिजवी कॉलेज ता क़यामत तक रहेगा, बच्चे पढ़ते रहेंगे। इससे बड़ा सवाब का काम कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए ख़ास तौर पर मैं उनको दुआएं देने, बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचा। मैंने देखा कि हर स्कूलों के अंदर चिट्ठी दिया जाता है, कभी एडमिशन के लिए लड़ाई होती है, आंदोलन होते हैं, लेकिन एक वाहिद रिजवी कॉलेज में जो मैंने देखा, मैंने जितना मैं आज तक जो समझा कि इस कॉलेज के अंदर कोई भी मुस्तहिक जब आता है, बच्चा आता है, सिर्फ वो देखा जाता है कि इंटेलिजेंट है क्या, उसके मार्क्स बराबर है क्या। किसी भी नेता की, किसी भी पॉलिटिशियन को इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं और उस बच्चे का एडमिशन होता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और रुबीना रिजवी ने जब से कारोबार संभाला, अख्तर उसे रिजवी साहब का कदम से कदम मिला के चली है। और कई साल से देखिए इसके अंदर कई चेंजेस अच्छी आई है, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और सभी लोगों की जहाँ ताता था, भीड़ था, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसलिए खास तौर पर आज उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए हाजी अरफत पहुंचा। साहब, ये एक हिंदी मराठी का जो खेल चल रहा था, ये कई दिनों से महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन इसे भिंडी बाजार भेजने का क्या मनसा था? भिंडी बाजार क्यों भेजा गया इसे? देखिए कैसा है, हर एक की सोच होती है। अब लोगों को लगता है भिंडी बाजार के अंदर ही हिंदी बोली जाती है, मालेगांव में हिंदी बोली जाती है, और उस पे भी गोल टोपी और ये सारी नहीं, टोपी तो अलग अलग तरह की, गोल गोल टोपी तो सब पहनते हैं, कोई प्रॉब्लम। मैं खड़ी टोपी पहनता हूँ क्योंकि मैं सूफी का बेटा हूँ, तो उस पर कोई टोपी का मामला नहीं है। अब बाकी के लोग पगड़ी पहनते, सफ़ेद पगड़ी पहनते, अपने भी बहुत सारी टोपियों में भी अलग अलग फ़र्क है, ऐसा कोई टोपी का मसला ही नहीं है। अब कोई आदमी पिंच करता है, कोई निशान डालता है, तो वो उसकी अपनी सोच होती है, उसकी सोच, किसी की सोच को हम रोक नहीं सकते। लेकिन मैं इतना ही महाराष्ट्र का, मैं पूना का रहने वाला हूँ, मैं देहू आळंदी का रहने वाला हूँ। मुंबई में मैं सिका पला बड़ा, कुर्ला बाबा हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। हम यहाँ के लोकल लोग हैं, भूमिपुत्र है, और एक सूफी और पीर का बेटा हूँ जिसके आगे लगा है हाजी। और मैं ये कहता हूँ, लाभले अमास भाग्य बोल तो मराठी, झालोच खरंत धन्य ऐक तो मराठी। तो ये जब अगर कोशिश की जाती है, ये अगर महाराष्ट्र का मराठी मुसलमान जो है, महाराष्ट्र के अंदर रहने वाला जो मुसलमान है, हर कोई मराठी से प्रेम करता है। मैं हर एक सभा में हमेशा कहता हूँ, पिछले कई सालों से आप लोगों ने सुना होगा कि मी मराठी, मी मराठी, मराठी आमचा स्वाभिमान, मी मराठी, मी मराठी, मराठी आमचा स्वाभिमान, महाराष्ट्राचा आमचा जन्म झाला, हाच आमचा अभिमान। ये हाजी अरफत शेख आज से नहीं, पिछले 25 साल से हर भाषण के अंदर आप देखो सुनने मिलता है। मैं जैसे कि अपने अल्लामा इकबाल साहब का जो सबसे बड़े शायर है, उस तरीके से कुसुमाग्रज की कविता बहुत फेमस है। तो हम ऐसी बड़े बड़े जो शायर है, जो मराठी के शायर, हम उनकी भी कविता सुनते, जैसे कि उनकी कविता जो इतनी दिल को भा गई थी। तो ऐसे कई मुस्लिम लीडर होने दो, कई मुस्लिम मौलाना होने दो, जो ये सब पढ़ते हैं, तो ये सब लोगों को उनको मैसेज जाता है कि ऐसे लोग जो देश के अंदर ऐसी बातें करते हैं जिससे कोई उसका अर्थ नहीं, और ऐसी बातों पे मुझे लगता है तुमने ध्यान भी देना नहीं चाहिए। हम महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, आप सब लोग, कभी कोई उत्तर प्रदेश से आया होगा, कोई दिल्ली से आया होगा, कोई लखनऊ से आया होगा। आप बताओ, गाने तो मैं हिंदी में सुनता हूँ, रेडियो मिर्ची पे जब गाने होते, जब अगर लता मंगेशकर को आप सुनते हैं तो हिंदी में सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी को सुनते हैं तो हिंदी में। तो ऐसा हिंदी मराठी का अगर बात करने की कोशिश करने जाएंगे तो ऐसा कुछ उसका हल और कोई अर्थ निकलने वाला नहीं। लेकिन लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, 100% रिक्वेस्ट करना। और 100% मुझे लगता है कि लैंग्वेज
अगर हर स्टेट के अंदर हम जब जाते हैं, मैं सऊदी जाता हूँ तो सऊदी अरब के अंदर हमको तकलीफ़ होती है अरबी बोलने में। कभी कभी ऐसा लगता है कि हर वक्त उम्रा करने जब जाता हूँ या हज करने जाता हूँ तो मेरे मन में एक बात आता, नहीं इस बार तो जाऊँगा और मैं अरबी सीखूँगा, ताकि मैं अरबी कुछ सीख लूँ, तो उस अरबी के वजह से मैं कुछ ख़रीदारी कर सकता हूँ, भाव ताव कर सकता हूँ। अब मुझे पता नहीं था वहाँ के रियाल का क्या भाव होता है, 1 रुपये को क्या बोलते, 2 को क्या बोलते, 100 को क्या बोलते, 500 को क्या बोलते। कम से कम अगर मैं वो सीख लूँ अरबी तो मुझे वहाँ का कोई शॉपिंग करने के लिए भी मुझे आसानी होगी, बातचीत करने में आसानी होगी, अगर भूख लगी तो कौन सा खाना क्या है वो बोलने में भी आसानी होगी। या मैं टैक्सी में बैठा मक्का से मदीना जा रहा हूँ तो उस टैक्सी ड्राइवर के साथ अगर अरबी है तो बात करने में आसानी होगी, मुझे वॉशरूम के लिए उतरना है बोलने में मुझे आसानी होगी। तो अगर मैं सऊदी अरब में जाके अगर ये सोचता हूँ कि मैं ये अरबी भाषा सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, तो महाराष्ट्र के अंदर तो ऑब्वियसली हमको मराठी सीखनी चाहिए और उसके लिए मैं हमेशा मराठी के फेवर में तो 100% रहूँगा और हिंदी तो बोलना ही चाहिए। मगर आपके पार्टी आप ही के पास सर उदय फाइल को लेकर क्या कहेंगे? उदय फाइल फिल्म शुरू हो रही है सर, क्रिश्चियन समाज को लेकर गोपीचंद पडळकर हमेशा टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए आंदोलन सब जगह से निकल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर एक सेकंड सर, ये उदय फाइल जो एक मूवी आ रही है, एक सेकंड, ये उदय फाइल एक मूवी आ रही है और ऐसी कई मूवी आई हैं जो सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करती हैं, ये क्या कहना चाहिए? कैसे मेरे पास कुछ मुंबई के कुछ स्टूडेंट्स और कुछ अंधेरी के लड़के लोग आए, कुछ मेरे पास आलिम दीन आए, उनकी मैंने बिल्कुल बात सुनी पूरी। बात सुनने के बाद मुंबई के पालक मंत्री आशीष शेलार जी के पास मैंने एक पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद क्योंकि उनके पास एंटरटेनमेंट और ये कल्चरल खाता उनके पास में है, इत्तेफाक की बातें तो, और उनको मैंने सारी बातें विधान भवन में जाके परसों दी। उसके बाद मैं दत्ता मामा भरने अल्पसंख्यक मंत्री उनके पास गया, उनको भी मैंने जाके वो लेटर दिया और लेटर देके क्या कि ऐसी कोई भी पिक्चर नहीं होनी चाहिए, किसी भी जाति धर्म के लोगों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। तुरंत सेंसर बोर्ड ने उसके अंदर अगर कोई चीज़ें गलत है वो गलत चीज़ें कट करनी चाहिए। तुरंत उन्होंने कहा कि वो लेटर सेंसर बोर्ड में भेजा जाएगा और ऐसी पिक्चर मुंबई शहर के अंदर वो महाराष्ट्र में नहीं लगेगी। पहली तो बात ये है कि थैंक यू सो मच सबका भी और आपका भी यहाँ आने के लिए और मेरे साथ इस मंच पे जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डे फॉर मी। लोग कहते हैं कि इट्स अ हैप्पी बर्थडे, बट हैप्पी तो अच्छी बात है मगर शायद अपनी उम्र का एक और साल कम हो जाता है। सो आई हैव लॉस्ट 1 more year ऑफ माई लाइफ एंड आई एम श्योर जितना मैं ज़िंदा हूँ अभी तक, आगे का मुझे पता नहीं, आगे आने वाले वक्त का मुझे पता नहीं, मगर अब तक की मेरी अपनी ख़ुद की जर्नी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी और बहुत कुछ करना बाकी। एजुकेशन फील्ड में आप एजुकेशन को लेकर जो बच्चियाँ कम नंबरों से पास होती है, जिनके पास ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता कि जो अच्छी स्टडीज़ ले सकें, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? डॉक्टर रिजवी का हमेशा एक पैगाम रहा है, जिस दिन से उन्होंने ये एजुकेशन सेक्टर खोला है, एजुकेशन हब 29 स्कूल एंड कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया। मुंबई के अलावा भी जौनपुर, करारी, इलाहाबाद में डॉक्टर रिजवी ने स्कूल और कॉलेजेस खोले हैं ओनली बिकॉज ही सॉ दैट माइनॉरिटी वॉज सफरिंग। वो हमेशा कहते हैं कि लड़कियों को अगर 37% भी आए तो दे आर वेलकम। बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत से ऐसे विक्टिम्स हैं, आई विल नॉट नेम द विक्टिम्स और द कॉज। बहुत से ऐसे पीड़ित महिलाएं जिनको हम फ्री एजुकेशन भी देना पसंद करते हैं, जो आगे आना नहीं चाहती उनको हम ऑनलाइन एजुकेशन देना पसंद करते हैं। सो एजुकेशन इज़ फॉर ऑल, चाहे वो लड़की हो चाहे वो माइनॉरिटी लड़का। जिस तरह से आज पूरे माहौल को देखकर अगर हम ये कहें कि महिलाओं के सुरक्षा की अगर बात करते हैं, औरतों को ज़्यादा सुरक्षा नहीं मिलती क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस नहीं जानती, लेकिन कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो अपने आप को उस चीज़ में डालना चाहती है और सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती है। तो क्या रिजवी एजुकेशन की जानिब से ऐसी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए कोई एकेडमी या कोई ऐसे वर्कशॉप्स अवेलेबल किए जाएंगे फ्यूचर में? फ्यूचर में क्यों, शायद आपको पता नहीं है कि रिजवी एजुकेशन सोसाइटी में सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स चलते हैं बिकॉज आवर स्पोर्ट्स डायरेक्टर हर सेल्फ इज़ अ जूडो चैम्पियन, इंटरनेशनल जूडो चैम्पियन है।
तो रिजवी में बहुत सारी चीज़ें होती है। स्पेशली वुमेंस डे पे तो 12 दिन का वुमेंस डे होता है, जिसमें एक पूरा वर्कशॉप होता है सेल्फ डिफेंस पे। और सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बातें हम क्यों करें, उनको सोशल डिफेंस सीखना ज़रूरी नहीं है क्या? सेल्फ डिफेंस यानी कि हाथ और पैर चलाने की ज़रूरत है महिलाओं को, उनको थोड़ा बहुत दिमाग चलाने की भी ज़रूरत है। तो आई थिंक सो वो सोशल काबिलियत की भी बहुत ज़रूरत है। मैम, महिलाओं के लिए आपने काफ़ी कुछ किया है, आपने वुमेन सेफ्टी कार्ड लॉन्च किया था। स्पेशली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महिलाएं मौजूद है, आने वाली पीढ़ी मौजूद है, स्टूडेंट्स मौजूद है, उनको क्या मैसेज देंगे आज आप अपने जन्मदिन के अवसर पर? वुमेन सेफ्टी कार्ड हमने लॉन्च तो कर दिया, मगर बहुत अफसोस है कि मुंबई पुलिस को मैंने अप्रोच किया था, मगर वहाँ पर मुझे कोई साथ नहीं मिला, बिकॉज़ काफ़ी हद तक शायद वो बिज़ी थे। मैं फिर भी एक बार पॉलिटिकल लेवल से उसको अप्रोच ज़रूर करूँगी, बिकॉज़ बहुत सारे ऐप्स देखने के बाद में रूमी केयर ऐप बना, वो कार्ड बना, वो एक टैप कार्ड है। अगर आप उसे मैं रास्ते में चल रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, आप सिर्फ टैप करेंगे तो 1 किलोमीटर के रेडियस पे जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनको फ़ोन चला जाएगा। बहुत सारे फीचर्स हैं उस ऐप में और उस कार्ड में। वी आर वर्किंग ऑन इट टू अपग्रेड इट, एंड इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप ज़रूर देखेंगे कि मुंबई पुलिस की मदद से और पॉलिटिकल हेल्प से हम वो कार्ड हर लड़की या हर व्यक्ति कहिए, आजकल तो मर्द भी सेफ़ नहीं है, यस, सो हर किसी के लिए वो कार्ड हम इजी एक्सेस करेंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ऑल फ्री फ्रॉम द रिजवी एजुकेशन सोसाइटी एंड फॉर हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन रूमी केयर। पूरी जर्नी की बात आप क्यों कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आता है, इसलिए कि जर्नी शुरू हुई है और जर्नी ख़त्म कहाँ हुई है। जर्नी का स्टार्ट जो है, जो बिगिनिंग है, वो कामयाब है। जिन उसूलों के लिए मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कायम किया था वो कोई कमर्शियल नहीं थे, वो सिर्फ जो है कौम को, चाहे वो मुस्लिम्स हों नॉन मुस्लिम्स हों, हमारे इन सारे कॉलेज के इदारों में कोई जो है भेदभाव फ़िरक़े का और जात पात का नहीं होता। हमारे यहाँ मेरिट्स के ऊपर लोगों को देखते हैं। अब एक जो आम बात है पूरे हिंदुस्तान में, जिसके लिए मुस्लिम्स रोना रोते हैं माइनॉरिटी का, कि माइनॉरिटी को वो हक़ नहीं दिया जाता जो माइनॉरिटी को मिलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि माइनॉरिटी को अपने हक़ के लिए लड़ने की ज़रूरत क्या है। आप अगर अपनी पोजीशन को मजबूत खुद बनाएं, आप अच्छे मार्क्स लाएं, आप अच्छे से स्टडी करें, तो आप तो बहुत आगे जा सकते हैं। आप IAS और IPS से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि हमारे साथ में जो है वो नाइंसाफ़ी होती है। उसके ज़िम्मेदार जो है हर मुस्लिम्स हैं और हर वो स्टूडेंट है जो कि सिर्फ जो है अपने आप को स्टडी में आगे बढ़ाता नहीं है, इसलिए कि वेल नोन सेइंग है और केसेस हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट स्कॉलर्स जो इस दुनिया में हो गुजरे हैं, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। उनको कोई सुविधा नहीं थी, उनको कोई फैसिलिटी नहीं थी, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, उनको कोई पैसे से मदद करने वाला नहीं था। तो क्या ये बात नहीं समझ में आती है कि अगर आप खुद मेहनत करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं तो कोई यहाँ पर कौम एक दूसरे को जो है बांट नहीं सकती। आप आगे बढ़ेंगे तो आप नौकरी की तरफ जाएंगे। आप नौकरी देने वाला, आप नौकरी मांगने वाला क्यों बनते हैं? आप नौकरी देने वाला बनिए, तो वो हो सकता है सिर्फ आपको इल्म से। इल्म के सिवा कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जो आपको आगे बढ़ा सके, चाहे वो हुकूमत की कोई भी पॉलिसी हो, किसी लीडर की कोई भी मदद हो, लेकिन कोई चीज़ काम में नहीं आने वाली सिवाय मैं रुबीना मैम को आपके चैनल के माध्यम से और पर्सनली भी बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देती हूँ जन्मदिन की।
और मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे यहाँ पे इवेंट होते हैं और हमेशा ही मेडिकल से लेके एजुकेशन से लेके हर फील्ड में ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँगी कि इनकी जोड़ी पहले तो सलामत रहे और उसी के साथ साथ अल्लाह पाक इनको और कामयाबी दे, इनकी उम्र दराज करे, ताकि इसी तरीके से अच्छे काम करते रहें और हम लोग इनके हर काम में हम लोग इनको सपोर्ट कर सकें। कई महिलाओं के लिए जो है मैडम खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, ब्रेस्ट कैंसर से लेके और सारी मेडिकल सुविधा भी और मेडिकल चेकअप भी यहाँ करवाती है मैडम, उसके बारे में। नहीं, देखिए यहाँ पे मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो यहाँ पे महिला दिवस का कार्यक्रम था 8 मार्च का, और उस दिन इन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया था और हमारे हौसला बढ़ाने का काम किया था। देखिए ऐसे लोग जब हम जैसे लोगों का सबका हौसला बढ़ाते हैं तभी हमें हिम्मत मिलती है कि औरतों को सक्षम होकर काम करना चाहिए, क्योंकि अप्रिशिएट करना ज़रूरी होता है, हम छोटा करें काम या बड़ा काम करें। और इन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, बैक सपोर्ट, खासकर बहुत सारी महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं दिल से कि डॉक्टर अख्तर हसन साहब और एडवोकेट रुबीना जी, इन्होंने सालों साल लोगों की खिदमत करने का काम किया है और उसी खिदमत को देखते हुए आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए यहाँ आए हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं क्योंकि इन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को इतने सालों से जो खिदमत करके, जो सेवा करके लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है, तो वो उनकी दुआएं